इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1984 को रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. बुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे और रात के करीब 1 बजे इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की एक ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते तभी अचानक से इनकी आंखों में जलन होने लगती है और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर बुर्वे को ये बात बताने के लिए ढूंढते हैं लेकिन वो इन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद बुर्वे उन्हें ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। उनकी सांसें चेक की जाती है तो पता चलता है कि वो जिंदा नहीं थे। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में बात यह है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जहाँ पर बेहद खतरनाक हादसा हो गया था। 50,000 पाउंड्स जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही थी। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन, ढेर सारी जहरीली गैसेज इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही थी। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी गुलाम दस्तगीर ही थे। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने शेड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकलना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी भी 20 मिनट और स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे और वो परेशान हो। इसलिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी अपने खुद के सर पर ले लेते हैं। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही थी। जब यह हादसा हुआ ज़्यादातर लोग रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों में बैठकर दूर शहर से बाहर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वे नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रो रहे थे और उल्टियाँ कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके वो मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं जिसके चलते 4 एम्बुलेंसेस, पैरामेडिकल और रेलवे डॉक्टर्स भी सब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक साथ जुट जाते हैं। इन सब के बावजूद भी इन जहरीली गैसेस से बचाना मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भाग रहे थे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर हम और आप जैसे लोगों की आंखें जलने लगेगी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल जाना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में पहले कभी नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को ये कौन सी बीमारी हो रखी है और इस बीमारी के पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है लेकिन वहाँ से उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है। पेशेंट की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो और उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट और पुलिस सूरजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के करीब 1:25। इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फ़ोन लगाते हैं। 2 फ़ोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। सर वी डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। रात को 2:10 पर हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर H.S. बुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए थे। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे पाल के पुराने शहर में रहते थे जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से।
लेकिन दस्तगीर बिना अपने घर वालों के बारे में सोचे वो स्टेशन पर डटे रहे और लोगों की मदद करते रहे। जो भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती उसे कहा जाता रुको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के कलीग मंजूर अहमद उन लोगों में से एक थे जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये स्टेशन पर आते हैं रात के करीब 3 बजे। इन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भाग रहे हैं, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बिना सोचे लोगों को अटेंड कर रहे हैं। अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जहां पूरी तरफ कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में वो एक्चुअली जानते भी नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज़्यादातर डॉक्टर ने उस वक्त आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी पेशेंट को, और इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड दे दिए गए, एंटीबायोटिक दिए गए सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड दे दिए गए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करी जा सकती थी जब डॉक्टर्स को ये पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में क्या है, क्या ये MIC है, फोस्जीन है या कोई हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। डॉक्टर्स को पहले तो लगा कि ये फोस्जीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे के एक्जैक्टली 3 साल पहले एक हादसा हुआ था इस सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद की मौत हुई थी फोस्जीन लीक होने की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये MIC है, इससे कुछ नहीं होगा लेकिन सिर्फ इरिटेशन होगी, तो सिर्फ गीली पट्टियाँ बांध लो आंखों पर। वैसे MIC की वेपोराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फोस्जीन सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपोराइज हो जाता है। और भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो डॉक्टर्स ने यही अज्यूम किया कि ये गैस फोस्जीन ही होगी। किसी को यह नहीं पता था कि जिस वक्त ये फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में 40 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर विपिन अवैश्या ने भोपाल की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया था कि MIC जब जलती है तो ब्रेक डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन साइनाइड को यह काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सोल्यूशन था। लेकिन विपिन अवैश्या अपनी इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई है तो ये एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू करी जाती है, MIC साइनाइड नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट काफ़ी लेट आई थी, जिस वक्त ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में या तो अपने ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे या मर चुके थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सियोलॉजिस्ट मैक्स सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में ये सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से। लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि पहले लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था तो कुछ पेशेंट थे उनमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सी करी तो उन्हें साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। तब उन्होंने भी कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ करो। वैसे कंपनी एक बहुत ही बड़े कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लपेटे में थी। वो पैसा बचाने के लिए MIC के साइड इफ़ेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटीज़ भी इस कन्फ्यूज़न में फंस गए जिसकी वजह से और कई लोगों की जानें गई जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता। साल 1981 में यानी इस घटना के 3 साल पहले जब कार्बाइड के एक एक्सीडेंट में अशरफ खान की मौत हुई थी, इसके बाद 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भेजे गए थे कार्बाइड कंपनी ने, जिनका काम था इस प्लांट की सेफ्टी मेजर को जांचना। इन्होंने टोटल 60 से ज़्यादा हज़ार्ड्स को दर्ज किया था अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में लिखा गया था कि कैसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं किया गया था। इसमें यह भी लिखा गया था कि MIC के टैंक्स को बड़ी आसानी से कंटेमिनेट किया जा सकता है। टैंक प्रेशर गोट्स को डिफेक्टिव बताया गया और इस रिपोर्ट में इन सेफ्टी इश्यूज़ को भी दर्ज किए गए। फिर भी इस पर न तो कंपनी ने और न ही गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और इसलिए कंपनी और गवर्नमेंट की इस कार्बाइड फैक्ट्री की सेफ्टी पर ध्यान न देने के कारण ये एक्सीडेंट झेलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दस्तगीर और बुरवे जैसे अनगिनत हीरोज़ थे जिन्होंने उस रात अपनी जान की परवाह ना करते हुए
और अपने परिवार वालों की जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। उनको दिल से शुक्रिया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस घटना को जान सके और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।